नमस्कार दोस्तों, एनएलएम एजुकेशन में आपका हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। मित्रों, हम टेस्ट पर चल रहे हैं। तो हमने 43 वीडियो बनाई विभिन्न विषयों को लेकर। उसके बाद 44 नंबर पर हमने बेसिकली टेस्ट फर्स्ट डाला। अब टेस्ट सेकंड पर हम चर्चा करेंगे। तो आइए मित्रों, देखते हैं टेस्ट में क्वेश्चन पेपर हम आपके साथ करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 पर जॉन रोल से संबंधित विषय वस्तु नहीं है। तो पहला तो जॉन रोल्स क्या है, थोड़ा सोचना चाहिए। जॉन रोल्स के बारे में दिमाग में ही आप कहना चाहिए जॉन रोल्स वही है जो बेसिकली समतावादी विचारक है, जो न्याय का सिद्धांत देता है। ये बात तो नाम आते ही आ जाना चाहिए। फिर क्वेश्चन को मैंने कहा ढंग से पढ़ना है, तो इसमें जॉन रोल्स के बारे में है और दूसरा नहीं है, ये भी आपको ध्यान रखना है कि बेसिकली क्या है, नहीं है, ये ध्यान रखना है। तो आप इसमें गड़बड़ नहीं करना कि नहीं वाली बात इसमें कहीं ना कहीं की हुई है कि नहीं है तो नहीं है, तो ये पता रहना चाहिए कि नहीं है बिंदु है। अब हम क्या नहीं कहता जॉन रोल्स, वो ध्यान रखना है। ANR में है, ए में अज्ञान के पर्दे के पीछे की स्थिति की चर्चा करता है कि नहीं, प्राइमरी गुड्स का वितरण की चर्चा करता है कि नहीं, चिंतन से संतुलन की चर्चा करता है कि नहीं, जटिल समानता की चर्चा करता है कि नहीं। आपको ध्यान है मित्रों कि जॉन रोल्स जो समतावादी विचारक हैं, न्याय का सिद्धांत देते हैं, अपनी थ्योरी ऑफ जस्टिस किताब में 1971 में उन्होंने लिखी थी। और उसके बाद जो है 1985 में उन्होंने उसका क्या है पुनरुत्थान किया और बताया कि राज्य में कैसे लागू होगा। और दूसरी किताब लिखी थी 85 में, जस्टिस एज फेयरनेस। उसके बाद 97 में नई किताब लिखी द लॉ ऑफ पीपल, उसमें बताया कि आम में कैसे लागू होगा न्याय का सिद्धांत। अब अपने न्याय के सिद्धांत में किन किन की चर्चा करता है, तो वो आपको ध्यान रखना है। अपने न्याय के सिद्धांत में उसने कहा था कि पहला मूल स्थिति की कल्पना की थी और मूल स्थिति में कहा था कि व्यक्ति अज्ञान के पर्दे के पीछे रहेंगे, यानी कि भौतिकवादी छल कपट के ज्ञान से परे रहेंगे, यानी कि पहली वाली ANR बात तो कही थी। फिर दूसरी बात वो कहता भी है कि इस मूल स्थिति में व्यक्ति प्राथमिक वस्तुओं के वितरण के बारे में नियम बनाएंगे, जो अंग्रेजी में प्राइमरी गुड्स कहते हैं, तो दूसरा वाला भी है। फिर बेसिकली वो कहता है कि समझौते के द्वारा न्याय के नियम बनाएंगे, लेकिन वो चिंतनशील संतुलन की बात भी करता है। चिंतनशील संतुलन क्या होता है, नैतिक नियम और स्थापित नियम दोनों में संतुलन स्थापित होना चाहिए, उसे चिंतनशील संतुलन कहते हैं। इसकी बात भी कहीं ना कहीं जॉन रोल्स कर देते हैं। तो चिंतनशील संतुलन की बात भी जॉन रोल्स कर देते हैं। वो कहते भी हैं कि बेसिकली नैतिक नियम है और ये स्थापित मान्यताएं हैं, और इन दोनों में क्या होना चाहिए, संतुलन होना चाहिए, कि दोनों का जोड़ होना चाहिए, ऐसी बात वो कर देते हैं। तो ये अवधारणा, जटिल समानता की बात नहीं करते, वो सरल समानता की बात करते हैं। जटिल समानता का मतलब तो होता है आरक्षण के अंदर आरक्षण, ऐसी बात जॉन रोल्स नहीं करते हैं। जॉन रोल्स तो केवल तर्कसंगत भेदभाव का सामान्य नियम लागू करते हैं। तो नहीं है, क्या आएगा आंसर, दे आएगा मित्रों, क्योंकि वो जटिल समानता की बात नहीं करते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके बाद मित्रों हम अगली चीज़ पर आते हैं। जॉन रोल्स की न्याय से संबंधित पुस्तक नहीं है, तो मैंने उसको अभी आपको बताया कि उन्होंने 3 पुस्तकों में न्याय की चर्चा की थी। थ्योरी ऑफ जस्टिस में सैद्धांतिक नियम दिया था, जस्टिस एज फेयरनेस में राज्य के बारे में बताया था, इसमें सैद्धांतिक चर्चा, इसमें बताया था कि राज्य में कैसे लागू होगा, इसमें बताया था समाज में कैसे लागू होगा। तो न्याय से संबंधित 3 हैं, ये वाली पुस्तक नहीं है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा, दे। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे मित्रों अगला आते हैं, निम्न में से सही नहीं है। तो पहला है माइकल वाल्जर पात्रता नियम प्रस्तुत करता है, माइकल वाल्जर के बारे में नहीं है और माइकल वाल्जर के बारे में कथन आ रहे हैं। दूसरा भी बेबी माइकल वाल्जर के बारे में, तो पूरा लग रहा है माइकल वाल्जर के बारे में ही पूछा जा रहा है। तो माइकल वाल्जर को थोड़ा ध्यान में लाओ कि माइकल वाल्जर कौन है। माइकल वाल्जर समुदायवादी विचारक हैं, जिनकी किताब द स्फीयर ऑफ जस्टिस 1983 है। उसमें बेसिकली कहते हैं जॉन रोल्स के न्याय के सिद्धांत की आलोचना करते हैं, बहुलवादी न्याय का सिद्धांत प्रस्तुत करते हैं, जिसमें जटिल समानता और विकेंद्रीकरण पर बल देते हैं। तो देखो बेसिकली पात्रता न्याय यानी कि योग्यता की बात तो नहीं करेंगे, क्योंकि जटिल समानता का मतलब आरक्षण है, तो ये इसमें आंसर हो जाएगा। देखिए दूसरे पर भी व्यय पर विचार कर लेते हैं। बहुलवादी न्याय क्षेत्र की बात बिल्कुल करते हैं, जटिल समानता की बात करते हैं, लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण की बात माइकल वाल्जर करते हैं, पात्रता नियम की नहीं करते। पात्रता नियम का मतलब होता है हकदारी, योग्यता, आरक्षण का विरोध वाला, तो उसकी बात तो माइकल वाल्जर नहीं कहते, ये तो आरक्षण को स्वीकार करते हैं। जटिल समानता का मतलब है आरक्षण के अंदर आरक्षण, तो ये सीधा सा इसका आंसर ए हो जाएगा। तो मित्रों ये आपको इस तरीके से हल करना है, सोचना है, सोचकर फिर आंसर देना है।
कोई पॉलिटिकल साइंस है, ये कोई इतिहास नहीं है कि सीधा तथ्यात्मक हो। आगे देखते हैं, माइकल वाल्जर के बारे में सत्य कथन नहीं है। तीसरा हमने पढ़ लिया। चौथा देखेंगे, माइकल वाल्जर के बारे में सत्य कथन नहीं है। युद्ध में अंतिम विकल्प के रूप में अपनाए, बिल्कुल उन्होंने एक किताब लिखी थी माइकल वाल्जर ने, जस्टिस एंड जस्टिस वार। उसमें कहा था युद्ध को अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाए, युद्ध में नैतिकता के नियम का पालन किया जाए। और वो बहुसंस्कृतिवाद का भी समर्थन माइकल वाल्जर कर देते हैं। तो ए में ऑप्शन भी आपके सामने, युद्ध में अंतिम विकल्प के रूप में अपनाया जाए, ये बात तो कही है, इसका मतलब ये तो आंसर हो नहीं सकता। युद्ध में नैतिकता के नियम का पालन हो, ये भी उनका है। बहुसंस्कृतिवाद का समर्थन करते हैं, ये भी सही है माइकल वाल्जर के। नहीं क्या नहीं है, वर संघर्ष सिद्धांत का समर्थन नहीं करते मार्क्स का। तो इसका आंसर द हो जाएगा मित्रों। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नंबर 5 पर आते हैं। नकारात्मक स्वतंत्रता का समर्थक नहीं है। नकारात्मक स्वतंत्रता वो होती है जिसमें केवल योग्यता की बात, और सकारात्मक होता है रोटी कपड़ा मकान की बात। तो वास्तव में देखा जाए, इनमें से जो केवल नकारात्मक की बात नहीं करता हो, जॉन लोग तो केवल नकारात्मक की प्राकृतिक अधिकार की, जीएस मिल भी अपनी किताब में ऑन लिबर्टी में पहले नकारात्मक की बात करते हैं, बर्लिन भी नकारात्मक में। एक होबाहुस ऐसा है जो सकारात्मक स्वतंत्रता की बात करता है। याद हो आपको, मैंने बताया भी था 1911 में इन्होंने एक किताब लिखी थी लिबरलिज्म, और उसमें राज्य को कर लगाने का अधिकार दिया था। दूसरा है स्वतंत्रता के 9 प्रकार बताते हैं, जिसमें लास्की के 4 प्रकार भी सम्मिलित करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता को भी सम्मिलित करते हैं। आर्थिक स्वतंत्रता का मतलब रोटी कपड़ा मकान है। तो इसका मतलब होबाउस तो सकारात्मक स्वतंत्रता पर ज़्यादा बल देते हैं। तो होबाउस तो है भी सकारात्मक उदारवादी, तो ये आपको ध्यान में रखना है। मिल इसलिए नहीं होगा, मिल के जो आरंभिक विचार हैं वो नकारात्मक थे, अंतिम जीवन में सकारात्मक बना था। तो इसलिए ये ध्यान रखना है कि सबसे ज़्यादा ठोस आंसर होबाउस है। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अगला मित्रों आते हैं, अगला जो है नंबर हमारा 6ठा नंबर, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। एंड है ये, एंड सोशल क्लास। पुस्तक के लेखक कौन हैं? ए में टी.एच. मार्शल, बे में बार्कर, माइकल वाल्जर, से में द में विल्किम लिखा। मित्रों ये जो आपके सामने हैं तो उसमें टी.एच. मार्शल है, ये आपको क्लियर है। इन्होंने उदारवादी सिद्धांत दिया था, तो नागरिकता का वैश्वीकरण की बात की थी, मेल्टिंग पॉट का समर्थन करते हैं। तो ये बातें आपको पता रहनी चाहिए। अगला मित्रों आते हैं 7 नंबर, राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत में सम्मिलित नहीं है। भाई ये राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत से संबंधित हैं कि कौन से सिद्धांत में, सही ऑप्शन नहीं है। सामने एक तरफ सिद्धांत दे रखा है, जैसे ए में ऐतिहासिक सिद्धांत सर हेनरी मैन, बे में शक्तिवादी सिद्धांत ई जेंक्स, से में उदारवादी सिद्धांत मैकाइवर, द में आदर्शवादी सिद्धांत बर्गेस। तो पहला हमें नहीं वाला ढूंढना है। मैंने कहा ना क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। राज्य की उत्पत्ति के सिद्धांत हैं और इसमें नहीं वाला ढूंढना है जो सम्मिलित नहीं है। ऐतिहासिक सिद्धांत का सर हेनरी मैन करते हैं, ये तो सही है, ये तो नहीं में नहीं आएगा। शक्तिवादी सिद्धांत का समर्थन ई जेंक्स करते हैं, ये भी सही है। फिर उदारवादी विकासवादी सिद्धांत मैकाइवर देते हैं, ये भी सही है। फिर हम आदर्शवादी सिद्धांत बर्गेस, नहीं बर्गेस तो विकासवादी सिद्धांत से समर्थन है, इससे जुड़ा हुआ है। तो ये फिर आपका आंसर हो जाएगा। भाई ये सम्मिलित नहीं है, इसमें तो बेसिकली हीगल, बोसांके, ब्रेडले आएंगे। तो ये आपको पता रहना चाहिए। अब मित्रों हम आगे आते हैं, विमर्शी लोकतंत्र सिद्धांत के समर्थक नहीं है। विमर्शी लोकतंत्र है क्या? पहले तो डेलिब्रेटिव डेमोक्रेसी को समझना चाहिए, जिसमें कहते हैं जनता की हर स्तर पर क्या है, परिचर्चा होनी चाहिए, जनता से विचार विमर्श करना चाहिए, निर्णय प्रक्रिया में हर स्तर पर जनता से विचार विमर्श किया जाए। ये बातें विमर्शी लोकतंत्र वाले करते हैं। हेबरमास जैसे विद्वान इसका समर्थन भी करते हैं, कुसमैन भी करते हैं, और जो है कि साहू भी करते हैं। तो इसमें बेसिकली ध्यान रखना है, विमर्शी लोकतंत्र की बात हेबरमास ने कही थी, बिल्कुल कही थी। ए ऑप्शन हेबरमास है, बे फिस्किन है, से जोशुआ कोहेन है, द रॉबर्ट डहल है। तो समर्थक नहीं है ढूंढना है। हेबरमास तो बिल्कुल विमर्शी लोकतंत्र की बात कहते हैं और कहते हैं सार्वजनिक क्षेत्र की स्थापना ही तभी होगी कि जब आम जनता से विचार विमर्श किया जाएगा। फिस्किन भी बेसिकली समर्थन करते हैं। जोशुआ कोहेन भी जॉन रोल्स के शिष्य हैं, ये भी विमर्शी लोकतंत्र का समर्थन करते हैं। इनका भी कहना है विचार विमर्श प्रत्येक स्तर पर होना चाहिए। रॉबर्ट डहल तो समूह सिद्धांत की बात करते हैं, ये विमर्शी लोकतंत्र से ना जुड़कर समूह सिद्धांत से जुड़े हैं लोकतंत्र के। तो इसका आंसर रॉबर्ट डहल हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला मित्रों देखते हैं, नवा निम्न में से सुमेलित नहीं है।
ये पुस्तकें हैं उनके सामने, थिंकर लिखी द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट आर्थर बेंटले की है, बिल्कुल 1908 में लिखी आर्थर। द गवर्नमेंट ऑफ प्रोसेस डेविड ट्रूमैन की है, जो 1951 में लिखी। ए प्रीफेस टू डेमोक्रेटिक थ्योरी रॉबर्ट डहल की है, बिल्कुल सही है। पोलियार्की पुस्तक क्या फिस्किन की है? नहीं, ये तो रॉबर्ट डहल की है। तो ये मैंने आपको बताया भी है, लोकतंत्र से जुड़े हुए क्वेश्चन है। तो लोकतंत्र टॉपिक में आप वीडियो जाकर देख भी सकते हैं, लोकतंत्र की 3-4 वीडियो हैं, उनका गहन अध्ययन करेंगे तो ये क्वेश्चन भी आपको सारे मिल जाएंगे। लेकिन मित्रों, पहले आप इसमें लोकतंत्र के वाले सारे वीडियो देख लें, फिर आंसर करने की कोशिश करें, फिर तब सारा काम चलेगा। और मैं कहता हूँ 3-4 बार वीडियो को देखें, फिर क्वेश्चन आंसर पर आए तो बेस्ट होगा, तो आपको आसानी से समझ भी आएगा। डायरेक्ट क्वेश्चन करने लग जाएंगे, आता जाता कुछ नहीं है, तो क्वेश्चन कहाँ से हल करेंगे। आगे देखते हैं मित्रों, निम्न में से सुमेलित नहीं है। समूह सिद्धांत, ये लोकतंत्र का समूह सिद्धांत है, जो कहता है समूह की भागीदारी होती है, व्यक्ति अपने हितों की पूर्ति समूह के रूप में करता है। समूह विभिन्न आपस में सौदेबाजी करके निर्णय लेते हैं, सत्ता के केंद्र है। निर्देशित लोकतंत्र वाल्टर लिपमैन ने दिया था, ब में जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। निर्देशित लोकतंत्र कहता भी है कि बेसिकली आज गाइडेड डेमोक्रेसी पाई जाती है कुछ देशों में, वहाँ सेना पुलिस के माध्यम से चुनाव आदि जीत लिया जाता है। तो वाल्टर लिपमैन उदाहरण भी सुकर्णों का देते हैं, डेमोक्रेसी का। तार्किक चयन सिद्धांत वाल्टर लिपमैन है नहीं, तार्किक चयन सिद्धांत तो ओल्सन जैसे विचारक जुड़े हैं, जो व्यक्ति को कहते हैं व्यक्ति आर्थिक मानव है, तार्किक है, सभी निर्णय तर्क के आधार पर लेता है। सहभागी लोकतंत्र की बात करें, द में ऑप्शन है सीबी मैकफरसन। तो मैकफरसन सहभागी लोकतंत्र की बात करते हैं, तो इसमें ए तो सही है, तो हमें नहीं है ढूंढना है, ए तो आंसर हो नहीं सकता। निर्देशित लोकतंत्र वाल्टर लिपमैन भी सही है। तार्किक चयन सिद्धांत वाला वाल्टर लिपमैन न होकर इसमें ओल्सन जैसे विचारक हैं, ये आपको ध्यान में रखना है कि तार्किक चयन सिद्धांत में ओल्सन जैसे विचारक हैं, तो ये सही नहीं है। तो ये आंसर आपका हो जाएगा, वाल्टर लिपमैन तो निर्देशित लोकतंत्र में ही है, तार्किक चयन नहीं। ये सारे लोकतंत्र के सिद्धांत हैं, तो आपको ये क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद मित्रों हम आते हैं अगले क्वेश्चन पर, 11 पर। उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना की है, तो उत्तर व्यवहारवाद आपको समझ आना चाहिए पूरा। पहले तो मित्रों मैंने आपको शुरू की वीडियो में बताया था कि पहले राजनीति शास्त्र में परंपरावाद का प्रभाव था, प्लेटो से लेकर सेकेंड वर्ल्ड वार तक। सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद व्यवहारवाद आया, उसने वैज्ञानिकता की बात की, अत्यधिक वैज्ञानिकता की बात की, तो फिर उसकी कमियों को दूर करने के लिए उत्तर व्यवहारवाद आया। उत्तर व्यवहारवाद क्या करता है, वैज्ञानिकता में मूल्यों का समावेश कर लेता है और दोनों का समन्वय कर देता है। अब चूंकि उत्तर व्यवहारवाद ने मूल्यों को भी अपनाया था, तो कुछ व्यवहारवादी ऐसे थे कि जो कहते हैं नहीं, व्यवहारवादी ही बने रहना चाहिए, वैज्ञानिकता ही अपनानी चाहिए। डेविड स्टन इसमें ऑप्शन है, हिंज उलाउ, डेविड स्टन, क्रिकपैट्रिक, रॉबर्ट डहल। जहाँ तक हम देखें डेविड स्टन, क्रिकपैट्रिक, रॉबर्ट डहल ये तो कहीं ना कहीं परिवर्तित हो गए थे व्यवहारवाद से उत्तर व्यवहारवाद में, लेकिन जो हिंज उलाउ हैं वो परिवर्तित नहीं हुए थे। तो ये उत्तर व्यवहारवाद की आलोचना करते हैं, ये कठोर व्यवहारवादी हैं। तो हिंज उलाउ इसका आंसर हो जाएगा, तो इस आंसर को आप ध्यान में रखना है। आगे मित्रों चलते हैं, 12 नंबर, राजनीति सिद्धांत का विकास क्रम क्या है। आपको मित्रों ध्यान है इसमें, यह पहला है मानपरक आया, फिर दूसरा व्यवहारवाद आया, तीसरा नव परंपरावाद, चौथा उत्तर व्यवहारवाद। तो बात सही है, सेकेंड वर्ल्ड वार तक मानपरक का प्रभाव था, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद से लेकर 50 के दशक में व्यवहारवाद का प्रभाव आया, 60 के दशक में वो बेसिकली नव परंपरावादी प्रभावी रहे, और तभी फिर 1969 में क्या आया, व्यवहारवाद आया। तो पहले मानपरक है, फिर व्यवहारवाद है, फिर नव परंपरावाद है, फिर उत्तर व्यवहारवाद है, यानी कि इनका क्रम है 1 2 3 4। बिल्कुल सही है, ए ऑप्शन हो जाएगा हमारा। हम बाकी पर विचार क्यों करें, तो आपको ये सारी बातें पता रहनी चाहिए। सबसे पहले कौन सा है, मानपरक का प्रभाव, फिर व्यवहारवाद का प्रभाव, फिर नव परंपरावाद का प्रभाव, फिर उत्तर व्यवहारवाद का प्रभाव है। मानपरक केवल मूल्यों पर बल देता था, व्यवहारवादी तथ्य वैज्ञानिकता पर बल देते थे, नव परंपरावादी वापिस मूल्यों पर बल देकर मानपरक उपागम का ही पुनरुत्थान करते हैं। तो जब व्यवहारवाद की आलोचना भी नव परंपरावादी करते हैं, इसलिए उत्तर व्यवहारवाद आया, ताकि व्यवहारवाद की कमियों को दूर किया जा सके। उत्तर व्यवहारवाद क्या करता है, इन दोनों के गुणों का समावेश कर देता है, तथ्य मूल्य समन्वय की बात कर देता है। तो इसका आंसर ए हो जाएगा मित्रों, तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे देखते हैं मित्रों, 13 नंबर, व्यवस्था सिद्धांत को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया। तो व्यवस्था सिद्धांत के विकास में हमने देखा था, सबसे पहले जीव शास्त्र में आया था और इसको बर्टन लेम्फी ने प्रस्तुत किया था। तो आपके सामने ऑप्शन भी हैं, ए में बर्टन लेम्फी, बी में रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की और ईस्टन।
तो वास्तव में जीव शास्त्र में आया था और सबसे पहले बर्टन लेपी ने प्रस्तुत किया था। तो आपका आंसर सीधा है, डायरेक्ट है, ए आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं मित्रों 14 नंबर, मानव शास्त्र में व्यवस्था सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया? तो मित्रों आपके सामने ऑप्शन है लेवी स्ट्रास, ब में रेडक्लिफ ब्राउन, स में मेलिनोस्की, द में ईस्टन। ईस्टन तो राजनीति शास्त्र में प्रस्तुत करते हैं, तो ये तो ऑप्शन हो ही नहीं सकता। रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की समाजशास्त्र में प्रस्तुत करते हैं, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, तो ये तो समाजशास्त्री हैं। लेवी स्ट्रास जरूर मानव शास्त्री हैं, फ्रांसीसी मानव शास्त्री थे जिन्होंने प्रतीकों के अध्ययन के माध्यम से पूरा व्यवस्था सिद्धांत प्रस्तुत किया था, जिसे संरचनावाद नाम दिया था। आपको याद भी होगा ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत में इसकी पूरी चर्चा भी की गई है, तो आप वहाँ वीडियो में जाके देख भी सकते हैं। तो लेवी स्ट्रास बेसिकली ये एक भाषा वैज्ञानिक थे, एडवर्ड सापिर उनसे प्रभावित भी थे। भाषा वैज्ञानिक एडवर्ड सापिर से प्रभावित भी थे, एक भाषा वैज्ञानिक थे एडवर्ड सापिर, तो उनसे प्रभावित भी थे। ये भी अगर आप ध्यान रखना चाहें तो रख सकते हैं। तो लेवी स्ट्रास इसका आंसर हो जाएगा, तो आपको इसमें भी तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे हम चलते हैं मित्रों 14 के बाद 15 पर, ईस्टन के व्यवस्था सिद्धांत के बारे में सही कथन है। अब आपके सामने 4 ऑप्शन दे रखे हैं, फिर विकल्प दे रखे हैं। लंबा क्वेश्चन है कि इसमें कौन से सही हैं 4 में से, फिर वो हमें बताना है। कि ईस्टन पहला कहता है समाज एक व्यवस्था है और राजनीति उसकी उपव्यवस्था है। बिल्कुल, ईस्टन ने द पॉलिटिकल सिस्टम किताब 1953 में ऐसा कहा था कि समाज व्यवस्था है, राजनीति उसकी उपव्यवस्था है। फिर वो कहता है राजनीति पर्यावरण को प्रभावित करती है। ये बात भी बिल्कुल सही है कि ईस्टन ने कहा था राजनीति पर्यावरण को प्रभावित करती है और पर्यावरण राजनीति को। फिर राजनीति का कार्य संसाधनों का वितरण करना है, बिल्कुल सही है। उसने कहा भी था कि व्यवस्था का प्रमुख कार्य मूल्यों का प्राधिकारिक सत्तापरक आवंटन करना है। चौथा है ईस्टन व्यवस्था सिद्धांत अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में देता है, ये भी सही है। इसका मतलब ये चारों ऑप्शन सही हैं। तो अब इसमें उत्तरों में देखो चारों कहाँ हैं, तो देखो इसमें तो है नहीं, ए में है चारों, तो हम ए आंसर इसका लगा देते हैं। तो इस प्रकार से मित्रों ये पूरा आपको क्लियर हो जाना चाहिए। अब हम अगले पर आते हैं 16 नंबर पर, ईस्टन ने व्यवस्था सिद्धांत का चित्र निम्न पुस्तक में प्रकाशित किया। तो वो पुस्तक किस पुस्तक में चित्र प्रस्तुत किया था? तो इसमें ए में ऑप्शन है द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस, ब में है द पॉलिटिकल सिस्टम, स में डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी, इनमें से कोई नहीं। तो इसमें हमें ध्यान है 1965 में द फ्रेमवर्क ऑफ पॉलिटिकल एनालिसिस लिखी थी, इसी में उन्होंने चित्र दिया था। ये वाला चित्र है जो आगत निर्गत मॉडल का, आपको ध्यान होगा ऐसे बना रखा था पूरा। तो इसमें आगत निर्गत, चारों तरफ पर्यावरण, इधर फीडबैक, ये चित्र आपको उसमें देखेंगे तो आपको इस तरीके से मिलेगा। ये इस किताब में दिया था, तो ये आपको ध्यान में रहना चाहिए। आगे मित्रों हम आते हैं 17 नंबर क्वेश्चन पर, निम्न को क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। डिक्लाइन ऑफ पॉलिटिकल थ्योरी लेख था जो उन्होंने 1951 में लिख दिया था। पॉलिटिकल सिस्टम, ये सब ईस्टन के लेख हैं, ये हमें पता चल रहा है दूर से। पहले तो मित्रों हमें जब ये नाम पढ़ेंगे तो आपको ये क्लियर हो रहा है कि सारे ईस्टन की किताबें हैं कहीं ना कहीं। तो पहली कौन सी है, दूसरी कौन सी है, इनका क्रमानुसार पूछ रहा है, सन पूछ रहा है। क्वेश्चन को देखकर हमें ये बातें पहले स्पष्ट हो जानी चाहिए। तो भाई ये तो 51 की है, ये 53 की है, ये 65 की है, ये और लेट है। तो अब इसमें देखेंगे क्रम क्या होगा, 1 2 3 4, तो ए आंसर आ जाएगा। तो मित्रों इसमें ईस्टन की पुस्तकों का क्रम है, किस सन में कौन सी लिखी गई है, तो ये लेख ही है, बाद में किताब का रूप दिया गया, तो ये ध्यान में आपको रखना है। आगे आते हैं मित्रों 18 नंबर पर, ईस्टन के अनुसार राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख कार्य क्या है? कानून व्यवस्था, संसाधनों का वितरण, स में नैतिकता को बढ़ावा देना, द दबाव डालना। तो मित्रों आपको ध्यान है कि ईस्टन ने अपनी पुस्तक द पॉलिटिकल सिस्टम 1953 में कहा था कि राजनीतिक व्यवस्था का प्रमुख कार्य मूल्यों का, संसाधनों का प्राधिकारिक आवंटन करना है। तो मेन काम तो संसाधनों का वितरण करना है। तो ये आंसर आपके सामने क्लियर है। तो उसके बाद मित्रों हम देखते हैं निरंतर प्रवाह किसकी प्रमुख विशेषता है? कंटिन्यूअस फ्लो या सातत्य, परसिस्टेंस। तो ईस्टन ने कहा था आगत निर्गत की प्रक्रिया निरंतर चलती रहनी चाहिए, अगर ये नहीं चलेगी, रुक जाएगी तो व्यवस्था रुक जाएगी, अगर ये कमज़ोर पड़ जाएगी तो व्यवस्था में तनाव आ जाएगा, ऐसा ईस्टन ने कहा था।
तो इसलिए निरंतर प्रवाह ईस्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत की विशेषता है। हमारे सामने 4 ऑप्शन भी हैं। ए में ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत है, ब में व्यवहारवाद है, स में संरचनात्मक प्रक्रियात्मक है, द में राजनीति विकास है। तो निरंतर प्रवाह ईस्टर्न के सिद्धांत की विशेषता है, सबसे प्रमुख विशेषता है। तो ये आंसर ये हो जाएगा ए। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत आप पढ़ के भी रखिए तो आपको आसानी से हो जाएगा। 20 में है ईस्टर्न ने नियामक तंत्र में सम्मिलित नहीं किया। आपको ध्यान है मित्रों, ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत देखते हैं तो ईस्टर्न कहता है मांगे कम आना व्यवस्था के लिए घातक है और अधिक आना भी घातक है। इसलिए वो 4 प्रकार के नियामक तंत्र की चर्चा करता है। दल, दबाव, समूह जिन्हें गेटकीपर कहता है, फिर बेसिकली संस्कृति को भी आधार मानता है, फिर स्वयं राजनीति व्यवस्था और संचार, ये 4 बताए थे। तो इसमें दल, दबाव, समूह तो बिल्कुल उसने बताया था नियामक तंत्र, तो ये आंसर होगा नहीं। संचार भी, कम्युनिकेशन भी बताया था। स्वयं व्यवस्था को भी कहा था, व्यक्ति को नहीं कहा उसने, तो इसका आंसर व्यक्ति हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है। आगे मित्रों हम आते हैं, ईस्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत के बारे में सही कथन है। मांगे कम व्यवस्था के लिए घातक है, बिल्कुल सही कहा। मांगे अधिक व्यवस्था के लिए तनाव है, बिल्कुल सही है। आगत निरंतर निर्गत निरंतर प्रवाह लाभदायक है, बिल्कुल सही है। आगत निर्गत दोनों महत्वपूर्ण है, हाँ बिल्कुल दोनों को महत्वपूर्ण मानता है। वहाँ आमंड तो अलग अलग करता है लेकिन ईस्टर्न तो दोनों को महत्वपूर्ण मानता है। तो ये चारों ऑप्शन सही हैं ईस्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत के। तो अब देखिए चारों कहाँ पर हैं, ए में हैं, तो ए आंसर हो जाएगा इसका। तो इसमें मित्रों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब 22 नंबर भी है, ईस्टर्न ने मांगों का प्रकार नहीं बताया। वस्तुओं सेवाओं के आवंटन संबंधी मांग बताया था, व्यवहार के नियमन संबंधी मांग भी बताया था, सहभागिता संबंधी मांग भी सह में बताया था। प्रतीकात्मक मांग नहीं, प्रतीकात्मक निर्गत की चर्चा तो हुई थी। फिर सूचना संबंधी मांग है, उसकी 4 मांगे यही थी। तो इसमें जो मैच नहीं कर रहा नहीं में, तो प्रतीकात्मक, ये तो इस प्रकार के निर्गत की चर्चा की थी उन्होंने, आगत की नहीं। तो ये आंसर हो जाएगा। अब आगे देखते हैं 23वां, ईस्टर्न निर्गत का प्रकार नहीं बताता। प्रतीकात्मक निर्गत बताया उन्होंने, सहभागिता संबंधी निर्गत भी बताया, सूचना संबंधी निर्गत भी बताया, व्यवस्था संबंधी निर्गत नहीं बताया। तो इसका आंसर द है। तो ईस्टर्न का व्यवस्था सिद्धांत में वो 4 प्रकार के आगत और 4 प्रकार के निर्गत बताता है। तो बेसिकली ये ध्यान रखना है कि वो भौतिक निर्गत तो बताता है लेकिन ये निर्गत नहीं बताता, तो व्यवस्था संबंधी निर्गत नहीं बताता। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए। आगे मित्रों देखते हैं, खाली है। अब हम आते हैं, ईस्टर्न के व्यवस्था सिद्धांत के बारे में सही कथन नहीं है। इसमें गतिशीलता का अभाव है। हाँ, ईस्टर्न में गतिशीलता का अभाव है क्योंकि ये एकदम वैज्ञानिक सिद्धांत है। आगत निर्गत का मॉडल देता है तो निश्चित मॉडल देता है, तो उसमें बिल्कुल राइट है बात। तो सही नहीं है, ढूंढना है हमें, ये भी ध्यान रखना है। यह विकासशील देशों में लागू नहीं होता, हाँ विकासशील देशों में लागू नहीं हो रहा। विकसित देशों के लिए उपयोगी हो सकता है, विकसित देशों के लिए उपयोगी है। तो यहाँ ये जो है, ये यहाँ विकासशील शब्द होगा मित्रों, विकासशील देशों के लिए उपयोगी है। तो विकासशील देशों के लिए उपयोगी नहीं है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो विकासशील देशों के लिए उपयोगी नहीं है, तो इसका आंसर द हो जाएगा। यहाँ शब्द जो है गलत प्रिंटर हुआ है, तो विकासशील शब्द आएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है और ये आंसर भी आपको क्लियर होना चाहिए कि 24 में चेक भी कर लेना चाहिए कि ये सही है या नहीं है। तो हम उधर भी चलते हैं, 24 में द है, बिल्कुल सही है। अब हम 25 पर आते हैं मित्रों। आमंड ने व्यवस्था सिद्धांत की विशेषता बताई है। आमंड ने व्यवस्था सिद्धांत की 3 विशेषताएं बताई थी, अंतर्निर्भरता, व्यापकता और सीमा। आवंटन नहीं बताया, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ए आंसर है इसका, इतना आपको पता रहना चाहिए, इसमें गड़बड़ नहीं करना चाहिए। इसके बाद मित्रों हम आगे आते हैं, 26वां, राजनीतिक परुषत्ता प्रभावशाली व्यक्तियों का योग है। तो आपको ध्यान है कि परुषत्ता, जो एकलवादी परुषत्ता के 3 सिद्धांत हैं, कानूनी परुषत्ता, राजनीतिक परुषत्ता और बेसिकली लोकप्रिय परुषत्ता। तो इसमें जो राजनीतिक परुषत्ता को प्रभावशाली व्यक्तियों का योग गिलक्राइस्ट कहते हैं। तो आपका आंसर दिख रहा है, ए में गिलक्राइस्ट है, बे में गार्नर, से में डाइसी, दे में रूसो। रूसो तो लोकप्रिय के हैं, तो आंसर ही नहीं आएगा।
डाइसी कैसे परिभाषित करता है, आपको ध्यान है, कहता है कि वास्तव में राजनीतिक पुरुषोत्तरधारी वह व्यक्ति है जिसके सामने कानूनी पुरुषोत्तरधारी को सर झुकाना पड़ता है। गार्नर डाइसी की परिभाषा के आगे ही अज्ञात असंगठित शब्द जोड़ देता है। तो इसमें आंसर गिलक्राइस्ट ही हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने इस प्रकार की परिभाषा दी है। अब हम आगे आते हैं मित्रों, 27 पर आते हैं। राजनीतिक पुरुषोत्तरधारी वह है जिसके सामने कानूनी पुरुषोत्तरधारी को सर झुकाना पड़ता है। ये तो साफ दिख रहा है कि ए में गिलक्राइस्ट है। गिलक्राइस्ट तो प्रभावशाली व्यक्तियों को योग कहता है, अभी बताया था हमने 26 में। ब में डाइसी है। डाइसी हाँ ऐसी परिभाषा देता है। रूसो इसमें आएगा नहीं, क्योंकि रूसो तो लोकप्रिय की बात करता है, राजनीतिक पुरुषोत्तरता की परिभाषा नहीं देता। केल्सन भी कानूनी पुरुषोत्तरता की बात करता है, राजनीतिक पुरुषोत्तरता की बात ही नहीं करता। तो इसका सीधा सा आंसर डाइसी बैठता है, इसमें आपको तनाव नहीं लेना है। मित्रों अब हम 28वें क्वेश्चन पर आते हैं। इसमें क्वेश्चन है तथ्यपरक विधिपरक पुरुषोत्तरता की अवधारणा किसने दी है। तो मित्रों आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए में डाइसी, ब में लिकोक, स में लोक, द में ऑस्टिन। तो इसमें है तथ्यपरक पुरुषोत्तरधारी क्या होता है, विधिपरक क्या होता है। पहले विधिपरक को जानने की कोशिश करते हैं। विधिपरक पुरुषोत्तरधारी वह व्यक्ति होता है जो कानूनी रूप से सर्वोच्च है। तथ्यपरक कौन सा होता है, जो वास्तविक रूप से प्रभुसत्ता का प्रयोग करता है। सामान्यतः जो विधिपरक सर्वोच्च होता है वो तथ्यपरक भी सर्वोच्च होता है, दोनों साथ साथ रहते हैं। तो आपको ये ध्यान है कॉन्सेप्ट भी। लेकिन तख्ता पलट क्रांति के समय ये अलग अलग हो जाते हैं, लेकिन ज़्यादा समय तक अलग अलग नहीं रह सकते। ये अवधारणा डाइसी ने दी थी, तो इसलिए इसका आंसर डाइसी महोदय हो जाएंगे। ये आपको क्लियर होना चाहिए। अब मित्रों हम आगे आते हैं 29वां, विधिपरक व तथ्यपरक पुरुषोत्तरता के बारे में सत्य कथन है। तो इसमें 3 ऑप्शन दे रखे हैं, फिर लास्ट में पूछा है। सामान्यतः दोनों साथ साथ रहती हैं, बिल्कुल सही है। दोनों अलग अलग रहती हैं, तो ये आंसर में 2 नहीं आएगा। तीसरा देखें, क्रांति तख्ता पलट के समय अलग अलग हो जाती हैं, ये भी सही है। तो देखो ऐसा आंसर हो, विकल्प हो जिसमें 1 और 3 हो, तो देखो ए में है 1 और 3, 2 को तो हटा ही दो, जहाँ 2 है, ये तीनों हट जाएंगे, ए ही बचेगा। तो ए इसका आंसर हो जाएगा। आगे मित्रों देखते हैं 30 नंबर है, डी जूरे व डी फैक्टो की अवधारणा के आलोचक हैं, यानी कि ये तथ्यपरक और विधिपरक पुरुषोत्तरता की अवधारणा के आलोचक पूछा। अंग्रेजी में उसे डी जूरे डी फैक्टो कहते हैं। 4 ऑप्शन है, ऑस्टिन, डाइसी, रूसो, मैकाइवर। डाइसी तो प्रस्तुत करते हैं, इसमें तो आलोचक कैसे हो सकते हैं। रूसो मैकाइवर ने भी इसकी आलोचना की। आलोचना ऑस्टिन महोदय करते हैं और कहते हैं सरकार के 2 रूप हैं, पुरुषोत्तरता के रूप नहीं है। तो इसमें आपका आंसर हो जाएगा ऑस्टिन। आगे देखते हैं मित्रों 31 नंबर, राजनीतिक पुरुषोत्तरता के समर्थक हैं। मैंने आपको बताया था कि बेसिकली पुरुषोत्तरता के 2 सिद्धांत हैं, एकलवादी, बहुलवादी। एकलवादी जो सिद्धांत है वो कहता है पुरुषोत्तरता राज्य में निहित है, इसके कारण राज्य आंतरिक क्षेत्र में सर्वोच्च है, बाह्य क्षेत्र में स्वतंत्र है। वहीं बहुलवादी कहते हैं नहीं, संप्रभुता विभिन्न समुदायों में बटी होनी चाहिए, अकेले राज्य में निहित नहीं होनी चाहिए। फिर जो है एकलवादी सिद्धांत की 3 शाखाएँ हैं। तो एकलवादी की एक शाखा कानूनी है और एक राजनीतिक है, एक लोकप्रिय है। तो इसमें कानूनी शाखा के जनक तो ऑस्टिन माने जाते हैं और राजनीतिक शाखा के जनक लोक माने जाते हैं और लोकप्रिय के रूसो माने जाते हैं। तो मित्रों इसमें जो राजनीतिक पुरुषोत्तरता से कानूनी पुरुषोत्तरता से तो कौन जुड़ रहे हैं, ऑस्टिन, बेंथम, होब्स, बोंदा, ये विद्वान। राजनीतिक पुरुषोत्तरता से लोक, लिकोक, डाइसी, गोर्नर जुड़ रहे हैं। रूसो, अल्थोजियस, लोकप्रिय से जुड़ रहे हैं। तो ए में हमारे सामने ऑप्शन है लोक, लिकोक, डाइसी, गार्नर। ब में है ऑस्टिन, केल्सन, बेंथम। स में रूसो, अल्थोजियस, पाडुआ, लास्की, मैकाइवर, लेंडसे। देखिए ये तो बहुलवादी हैं, ये आंसर नहीं हो सकता। ये लोकप्रिय पुरुषोत्तरता से जुड़े हुए हैं, ये कानूनी पुरुषोत्तरता से जुड़े हुए हैं, यही लोग राजनीतिक पुरुषोत्तरता से जुड़े हुए हैं। तो आंसर हो जाएगा ए। अब 32 में देखते हैं लोकप्रिय पुरुषोत्तरता के अनुसार। तो वास्तव में मान्यता एकलवाद की 3 शाखाएं प्रयोग करने को लेकर है। एकलवादी ये तो मानते हैं सारे की संप्रभुता राज्य में निहित है। कानूनी पुरुषोत्तरता वाले कहते हैं इसका प्रयोग कार्यपालिका करती है, राजनीतिक वाले कहते हैं संसद प्रयोग करती है, लोकप्रिय वाले कहते हैं जनता प्रयोग करती है। तो ए में क्या है, संप्रभुता राज्य में निहित है, प्रयोग जनता प्रयोग करती है। संप्रभुता राज्य में संसद प्रयोग होती है, तो हो नहीं सकता। संप्रभुता विभाजित है, ये भी आंसर नहीं है। द में है संप्रभु सत्ता संविधान में निहित है, नहीं। लोकप्रिय वाले तो कहते हैं संप्रभुता राज्य में निहित है, जनता प्रयोग करती है, जो फर्स्ट में ही हमें मिल रहा है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो इसमें आपको तनाव नहीं लेना है। आगे देखते हैं मित्रों, अब आते हैं 33 नंबर पर,
लोकप्रिय प्रस्तुतता के समर्थक हैं सिसरो, अल्थुजियस, पाडुआ, रूसो, लास्की, मैकाइवर, मेंडसे, लाइस्कर, मैकाइवर, केल्सन, ऑस्टिन, जोसेफ, रजा, केल्सन। ये तो कानूनी प्रस्तुतधारी आ रहे हैं और इसमें कानूनी प्रस्तुतधारी है, ये बहुलवादी हैं, ये बहुलवादी हैं। तो यही देखते हैं, ये सारे लोकप्रिय वाले हैं। ए में देखो तो सिसरो, अल्थुजियस, पाडुआ, रूसो हैं, तो इसलिए इसका आंसर ए हो जाएगा 33 नंबर का। यह आपको ध्यान रखना चाहिए। अब मित्रों हम आते हैं 34 में। जे अल्थुजियस लोकप्रिय प्रस्तुतता की बात करने वाले विचारक हैं। तो इनकी बुक भी थी सिस्टेमेटिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स, तो उसके बारे में पूछते हैं क्या बातें करते हैं, क्या सत्य कथन है। इनकी पुस्तक का नाम सिस्टेमेटिक एनालिसिस ऑफ पॉलिटिक्स है, सही है। ये लोकप्रिय प्रस्तुतता का समर्थन करते हैं, ठीक है, ये भी अच्छी बात है, ये बिल्कुल किया है इन्होंने, सही कथन है। ये संघात्मक शासन का समर्थन करते हैं, ये भी बिल्कुल सही है। तो तीनों कथन सही है, इसलिए ऐसा विकल्प देखो जिसमें तीनों सम्मिलित हैं, तो वो कथन है ए। तो इसका आंसर ए हो जाएगा मित्रों। तो इसमें आपको तनाव लेने की ज़रूरत नहीं है। अगला देखते हैं मार्सिलियो पाडुआ के बारे में। मार्सिलियो पाडुआ मध्ययुगीन विचारक हैं जो चर्च राज्य संघर्ष में राज्य का पक्ष लेते हैं, साथ में लोकप्रिय प्रस्तुतता की अवधारणा भी देते हैं। इन्होंने प्रसिद्धिया आंदोलन का भी समर्थन किया था, जो उसमें कहा था कि चर्च पर पोप का नियंत्रण नहीं होना चाहिए, जनता की चुनी हुई परिषद का होना चाहिए। तो 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं सत्य कथन में। इनकी पुस्तक डिफेंसर पेसिस है, पहला बिल्कुल सही है। लोकप्रिय प्रस्तुतता का समर्थन करते हैं, ये भी बात बिल्कुल सही है। ये मध्ययुगीन चर्च राज्य संघर्ष में राज्य का समर्थन करते हैं, ये भी बात सही है। ये प्रसिद्धि आंदोलन का समर्थन करते हैं, ये भी सही है। प्रसिद्धि आंदोलन में कहते हैं पादरी के स्थान पर एक निर्वाचित परिषद का चर्च पर नियंत्रण होना चाहिए। चूंकि चारों ऑप्शन कहाँ पर सही हैं, देखो चारों हैं ए में, बे में नहीं है, से में नहीं है, दे में नहीं है, तो ए आंसर हो जाएगा। अब हम अगला आते हैं मित्रों, 36 नंबर क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। रूसो के बारे में सत्य कथन है। रूसो लोकप्रिय प्रस्तुतता की बात करने वाले विचारक हैं, सामान्य इच्छा की अवधारणा भी दी थी, सोशल कॉन्ट्रैक्ट पुस्तक है, इमाइल भी इनकी पुस्तक है। तो अद्भुत विचार दिए थे इन्होंने। रूसी क्रांति इन्हीं से प्रभावित है, हम सब जानते 1712 से 1778 तक इनका जीवन काल रहा था। तो अब क्या क्या कथन हैं वो सही हैं गलत हैं, हम देखते हैं। पहला कथन आपके सामने दिख रहा है, ये लोकप्रिय प्रभुसत्ता का समर्थन करते हैं, बिल्कुल सत्य है। लोकप्रिय प्रभुसत्ता को सामान्य इच्छा के माध्यम से स्पष्ट करते हैं, बिल्कुल सही है। इनकी पुस्तक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखो जिसमें तीनों सम्मिलित हों, तो तीनों सम्मिलित ए में ही हैं, तो इसका आंसर ए हो जाएगा। तो मित्रों इस तरीके से आप अभ्यास खुद करेंगे। तो मैंने ना तो बहुत टिपिकल क्वेश्चन दिए, ना बहुत सरल लिए, मैं मध्यम प्रकृति के क्वेश्चन लेके चल रहा हूँ। को किसी भी एग्ज़ाम में 3 कैटेगरी क्वेश्चन आते हैं, बहुत सरल जिनका रेशियो 30% रहता है, मध्यम प्रकृति का रेशियो 50% तक रहता है, फिर जो 15% बचता है वो हायर क्वालिटी के होते हैं, वो और ज़्यादा टिपिकल होते हैं। अब चूँकि हम पीपीटी के माध्यम से बता रहे हैं तो मैं बहुत घटिया भी लेना नहीं चाह रहा था, और टिपिकल लेता तो बहुत लेंदी हो जाते हैं बहुत ज़्यादा टिपिकल लेने से, तो वो आपको पीपीटी से वीडियो के माध्यम से समझ भी नहीं आता। फिर भी हम आगे आपको कुछ इस तरीके के अलग अलग क्वालिटी के और क्वेश्चन भी प्रस्तुत करेंगे। अब हम आगे देखते हैं 37वां। रूसो की सामान्य इच्छा होब्स का शीश कटा लिव्याथन कथन है। ए है वाहन, बे है सेबाइन, से है वेपर, दे है लास्की। तो मित्रों जाने कि सी वाहन ने कहा था, वाहन का कथन है ये कि रूसो की सामान्य इच्छा होब्स का शीश कटा लिव्याथन है। इसके मतलब वो कहना चाह रहा है कि होब्स और रूसो में आधारभूत अंतर है। होब्स निरंकुश तंत्र की स्थापना करता है तो रूसो प्रत्यक्ष लोकतंत्र की स्थापना करता है। होब्स कानूनी प्रभुसत्ता की बात करता है तो रूसो लोकप्रिय प्रभुसत्ता की बात करता है। तो ए आंसर आ जाएगा मित्रों। इसके बाद हम देखते हैं 38 नंबर, सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है कथन है। ये तो बेसिकली ग्रीन की परिभाषा है। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ए में ग्रीन, बे में होबाउस, से में लास्की, दे में मैकाइवर। लेकिन मैंने अभी बताया ऐसा ग्रीन परिभाषित करते हैं सामान्य इच्छा को। रूसो तो आदर्श इच्छाओं का योग कहते हैं और ग्रीन कहते भी हैं सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है, TH ग्रीन। तो सकारात्मक उदारवादी थे, व्यवहारिक सकारात्मक उदारवाद से जुड़े हुए थे। इन्होंने कहा भी था मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती, स्वतंत्रता अधिकार में निहित है, अधिकारों की रक्षा के लिए राज्य की उत्पत्ति हुई। इनके बारे में कथन बारकर ने कहा था। कथन इनका विश्लेषण व्यक्त करता है। आगे चलते हैं मित्रों। सामान्य इच्छा के बारे में सही कथन है, ये आदर्श इच्छाओं का योग है, बिल्कुल सही है। संपूर्ण समाज की इच्छा है, भाई ये भी ठीक है। बहुमत की इच्छा नहीं है, इसे एक व्यक्ति भी प्रकट कर सकता है, ये भी ठीक है। ये बहुमत की नहीं इच्छा है,
ये संपूर्ण समाज की इच्छा है, यानी कि आपको दिख रहा है कि आंसर भी इन दोनों में से छिपा है। तो बहुमत की बात तो करते ही नहीं है रूसो, सबकी बात करते हैं। तो आप जहाँ तीसरा विकल्प नहीं हो, 1 2 4, 1 2 4 कहाँ है, स में है, तो इसका आंसर स हो जाएगा। तो ये आपको ध्यान में रखना है मित्रों। अब हम लास्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, 40 नंबर पर। सामान्य इच्छा के आलोचक हैं। सामान्य इच्छा की आलोचना जो है वो वाहन तो समर्थन करते हैं, ग्रीन भी कहीं ना कहीं आधार मान लेते हैं, मानव चेतना कह देते हैं। तो ये दोनों तो समर्थक है, ऊपर दोनों बचे आलोचक हैं, ड्यूगिट और अल्फ्रेड काबा। तो इसमें जहाँ 1 2 हो तो वो ध्यान रखना है, क्योंकि वाहन तो मैंने अभी बताया आपको समर्थन करते हैं, वो कहते हैं रूसो की सामान्य इच्छा उसका शीश का टेलीव्याथन है। और ग्रीन मोदे भी कहते हैं कि वो अपना स्टार्ट ही लेसन सामान्य इच्छा से करते हैं, वो भी आलोचना नहीं करेंगे। वो कहते हैं मानव चेतना ही तो कहते हैं सामान्य इच्छा को, उन्होंने परिभाषा भी दी थी, सामान्य इच्छा सामान्य हित की सामान्य चेतना है। तो इसमें आंसर 1 2 होगा, तो 40वां आंसर इसमें हो जाएगा। तो मित्रों इस प्रकार से हमने आपको ये टेस्ट भी कराने की कोशिश की है, और आपको काफ़ी हद तक इस प्रकार के अभ्यास करते रहने चाहिए, और हमारा सहयोग आपको मिलता रहेगा। हम ये वादा करते हैं आगे भी टेस्ट कुछ और डालेंगे आपके लिए, सामान्यतः ऐप से जुड़े हुए लोगों के लिए डालते ही रहेंगे, लेकिन आप स्वयं भी बहुत मेहनत करेंगे, बार बार मूल वीडियो देखते रहेंगे, तो आसानी से आप क्वेश्चनों की श्रृंखला को अटेंड कर पाएंगे। हम आपके सामने इस प्रकार की प्रतियोगिताएं भी समय समय पर आयोजित करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो से विदाई चाहता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।